हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका वाम फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। और इस क्वेश्चन के आंसर अगर आप पीडीएफ में चाहते हैं तो हमारे वाम फार्मेसी एप्लीकेशन को ज़रूर से डाउनलोड कीजिए, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे हैं एक्सप्लेन यूनिट ऑपरेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हैमर मिल एंड बॉल मिल। कह रहे हैं कि जो यूनिट ऑपरेशन होता है एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, उसको एक्सप्लेन करिए, और बॉल मिल और जो हैमर मिल है उसका क्या कंस्ट्रक्शन है और वो उसकी जो वर्किंग प्रोसेस है या फिर जो उसकी वर्किंग है वो किस तरीके से वर्क करता है, वो सारी चीज़ें आप डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिट ऑपरेशन क्या होता है। कह रहे हैं यूनिट ऑपरेशन इज अ बेसिक स्टेप इन एनी फार्मास्यूटिकल और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स अ फिजिकल चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन। कह रहे हैं कि यूनिट ऑपरेशन एक सिंपल सा एक बेसिक सा स्टेप होता है जो फार्मास्यूटिकल में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो केमिकल या फिर जो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके प्रोसेस में, उस स्टेप में, उसके प्रोसेसिंग में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यूनिट ऑपरेशन का। बेसिकली जो है फिजिकल चेंज जो होता है, जो भी प्रोडक्ट, जो भी पार्टिकल्स, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके जो भी चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस, उसके साइज, शेप, इन सभी चेंजेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूनिट ऑपरेशन का। या फिर जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके लिए, जैसे हम साइज रिड्यूस करके उस चीज़ का, उस प्रोडक्ट का हम फिजिकल चेंज या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, मिक्सिंग करके भी कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन होता है, ड्राइंग होता है, हीटिंग और कूलिंग होता है। ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल हैं यूनिट ऑपरेशन के। मतलब अगर हमको साइज रिड्यूस करना है तो जैसे कोई सॉलिड पार्टिकल्स है, मतलब उसका पार्टिकल बहुत बड़ा है, तो उसको स्मॉल पार्टिकल्स में करने के लिए हम क्या करेंगे, साइज रिडक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमारा बॉल मिल और हैमर मिल आता है। तो चलिए हैमर मिल के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके यूनिट ऑपरेशन के, उसके जो भी विशेषताएं उसके बारे में। कह रहे हैं वनली फिजिकल चेंज, ये सिर्फ जो उसका फिजिकली जो चेंज होता है वो सिर्फ ये करता है। ठीक है, और ये कोई केमिकल रिएक्शन को नहीं प्रोवाइड करता है। ठीक है, रिपीटेड इन मेनी इंडस्ट्रीज, ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है, उसमें रिपीट किया जाता है। और जो फॉर्मुलेशंस होते हैं, जो प्रोसेसिंग होता है ड्रग का, उसमें बहुत हेल्पफुल होता है इन सभी यूनिट ऑपरेशंस का। ना हमारा फर्स्ट है बॉल मिल, हैमर मिल हमारा फर्स्ट है। हैमर मिल की क्या कंस्ट्रक्शन है और किस तरीके से वो वर्क करता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हैमर मिल होती है। ठीक है, सबसे पहली पॉइंट में करें कि स्टील चैम्बर विद अ रोटेटिंग शाफ्ट इनसाइड। करें कि ये कुछ इस तरीके जो सर्कल टाइप का है, वो क्या है, वो एक स्टील का चैम्बर है जिसमें क्या लगा होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल सा जो है एक शाफ्ट लगा होता है जो रोटेट करता है। ठीक है, इस तरीके से रोटेट करता है। उसके बाद कह रहे हैं सेकेंड पॉइंट में शाफ्ट हैज अ स्विंगिंग हैमर्स अटैच टू इट। कह रहे हैं कि जो शाफ्ट होता है, ठीक है, जो रोटेट कर रहा है उससे क्या जुड़ा होता है, उससे हैमर जुड़ा होता है। ठीक है, ये देख रहे हैं ना आप, ये जो है इसको हम हैमर कहते हैं। इस तरीके से ये जो शाफ्ट होता है वो जब रोटेट करता है तो हैमर को साथ लेकर जो हैमर उससे अटैच्ड है उसको आराम से जो है रोटेट करता है। नाउ थर्ड पॉइंट, आई स्क्रीन एट द बॉटम कंट्रोल पार्टिकल साइज। कहने की यहाँ पर स्क्रीन लगी होती है, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये स्क्रीन लगी होती है। ठीक है, स्क्रीन इसलिए लगी होती है कि जो उसके साइज के पार्टिकल्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, कि हम कौन से पार्टिकल्स में कौन से साइज में उसको कन्वर्ट करना है, इसलिए स्क्रीन को लगाया जाता है उसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर इनलेट हॉपर होता है और जो आउटलेट होते हैं ये प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे इनलेट यहाँ पर हो गया, जो हॉपर होता है इसमें से हम क्या करते हैं, जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर इनलेट, यहाँ पर हॉपर की वजह से डालते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से एंट्री लेता है चैम्बर के अंदर। उसके बाद जो ये रोटेट कर रहा है, जो हैमर है ये रोटेट जब करता है तो पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगाता है, तो वो वर्किंग में हम अभी आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से जो हैमर मिल होती है वो इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन है, ये इसका बनावटी है सारी चीज़ें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका वर्किंग किस तरीके से ये काम करता है। अब सबसे पहले मटेरियल इज फेड इनटू द हॉपर। करेंगे मटेरियल को कहाँ से डालेंगे, हॉपर के हेल्प से डालेंगे। उसके बाद रोटेटिंग हैमर्स स्ट्राइक द मटेरियल रिपीटेडली। करेंगे जो हैमर होती है वो जो भी पार्टिकल
पार्टिकल्स होते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके साथ क्या करते हैं, उसके साथ रोटेट करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हुए वो रोटेट करते हैं। तो जो साइज रिड्यूस होती है वो इम्पैक्ट की वजह से होती है, और जो एट्रिशन मतलब जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर इम्पैक्ट की वजह से वो उसकी साइज रिड्यूस हो जाती है, या फिर एट्रिशन की वजह से होते हैं। उसके बाद स्मॉलर पार्टिकल्स पास थ्रू द स्क्रीन, कहने के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जब वो इम्पैक्ट हो जाते हैं, एट्रिशन हो जाती है उसके बाद ये स्क्रीन से यहाँ से क्या करते हैं, पास होते हैं, फिर उसके बाद इसमें कलेक्ट हो जाते हैं। लार्जर वंस आर रिटेन्ड अंटिल क्रश्ड फर्दर, कह रहे हैं कि जो बड़े पार्टिकल्स बच जाते हैं वो उसी के अंदर, चैम्बर्स के अंदर रहते हैं, फिर से वो क्या करते हैं, फिर से उसकी जो साइज होती है उसको छोटी की जाती है, हैमर जो रोटेट करता है उसके हेल्प की वजह से। और जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं इसमें ग्रेन्यूल्स जो होते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा है बॉल मिल। बॉल मिल जो है इसका क्या कंस्ट्रक्शन है उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में अ हॉलो सिलेंड्रिकल शेल माउंटेड हॉरिजॉन्टली, करें कि एक हॉलो अंदर से जो खाली रहता है वो सिलेंड्रिकल शेप में रहता है, जिस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप रहता है उसी तरीके से, और हॉरिजॉन्टली कुछ इस तरीके से उसको जो है माउंट किया जाता है, उसको प्लेस किया जाता है। उसके बाद है दूसरी पॉइंट में शेल मेड ऑफ मेटल और पोर्सिलेन, कह रहे हैं कि ये जो वर्किंग क्या है, जो बॉल मिल होती है उसकी क्या वर्किंग होती है, कह रहे हैं मटेरियल इज फिल्ड अलोंग विद ग्राइंडिंग बॉल्स, कह रहे हैं कि जो ग्राइंडिंग जो बॉल्स होती हैं उनके साथ मटेरियल को उस शेल के अंदर, उस सिलेंड्रिकल शेल के अंदर फिल किया जाता है, भरा जाता है। उसके बाद जो शेल होती है वो धीरे धीरे जो है रोटेट करती है, जो सिलेंड्रिकल शेल होती है वो धीरे धीरे रोटेट करती है, और जो उसके अंदर बॉल होते हैं बॉल फॉल्स एंड क्रश द मटेरियल बाय इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, कह रहे हैं कि इम्पैक्ट की वजह से और एट्रिशन की वजह से जो बॉल होते हैं वो पार्टिकल वो प्रोडक्ट के साथ क्या करते हैं, क्रश कर जाते हैं, ठीक है। और ये लंबे समय तक रोटेट करते हैं, और जो द फाइनर मटेरियल्स बिकम्स, और जो है बाद में हमें क्या मिलने को देखने को मिलता है, जो फाइनर पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो प्रोवाइड हो जाते हैं बड़े पार्टिकल से। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ नोट ऑन साइज सेपरेशन एंड स्टैंडर्ड सीव्स एज पर आईपी। साइज सेपरेशन के बारे में आप पूरा डिटेल में नोट लिखिए, और जो स्टैंडर्ड सीव्स होती है, सीव्स का मतलब बेसिकली छलनी जो होती है, वो भी आईपी जो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड सीव्स होती है उसके बारे में डिटेल में नोट लिखिए। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं साइज सेपरेशन के बारे में, ठीक है। कह रहे हैं साइज सेपरेशन ऑल्सो कॉल्ड सीविंग और शिफ्टिंग, इट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग टू सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल बेस्ड ऑन दियर साइज एंड शेप। कहने की जो साइज सेपरेशन है उसका दूसरा नाम सीविंग या शिफ्टिंग, मतलब सीविंग और शिफ्टिंग भी कह सकते हैं साइज सेपरेशन को। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है जो कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, जो इंडस्ट्री होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, कह रहे हैं कि टू सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स बेस्ड ऑन दियर साइज एंड शेप। कहने की जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, फिर जो पाउडर्स होते हैं, उनके शेप और शेप अलग अलग साइज और शेप के अकॉर्डिंग हम उस पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइज सेपरेशन कहते हैं। मतलब एक ही साइज का जो पार्टिकल्स होता है उसको अलग करना, उसको सेपरेट करना, इसी को हम क्या कहेंगे, सेपरेशन, साइज सेपरेशन कहेंगे। क्या ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य है इसका साइज सेपरेशन का, कह रहे हैं इंश्योर यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज, एक ही तरह के साइज को, एक ही तरह के पार्टिकल साइज को इंश्योर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी पॉइंट में कह रहे हैं इम्प्रूव फ्लो एंड मिक्सिंग प्रॉपर्टीज, जो उसकी फ्लो होती है, फिर जो उसकी मिक्सिंग की प्रॉपर्टीज होती है उसको बढ़ाने के लिए, उसको इन्हेंस करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अचीव प्रॉपर डोजेज फॉर्म, हमें अच्छे तरह से डोजेज फॉर्म मिल सके, इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, साइज सेपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। इम्प्रूव ड्रग डिसोल्यूशन एंड बायो अवेलेबिलिटी, जो उसका जो भी घुलनशीलता होती है उस प्रोडक्ट की वो अच्छे तरीके से हो सके, उसको इम्प्रूव करने के लिए, या फिर जो उसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है, उसकी जो भी बॉडी में जाने के बाद जो भी ताकत होती है, ठीक है, वो किस तरीके से डिसॉल्व होता है, किस तरीके से वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है, उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। रिमूव ओवर साइज्ड और अंडर साइज्ड पार्टिकल्स, या फिर जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं, या फिर जो छोटे कण होते हैं, उन चीज़ को रिमूव करने के लिए, उन चीज़ को बाहर करने के लिए, अलग अलग करने के लिए हम साइज सेपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्या प्रिंसिपल है साइज सेपरेशन का, ठीक है, सिद्धांत क्या है इसका,
कह रहे हैं साइज साइज इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन पार्टिकल साइज, अलग अलग पार्टिकल साइज के बेस्ड पर हम साइज का सेपरेशन करते हैं। ठीक है, जैसे कोई बहुत बड़ा पार्टिकल्स है, कोई इससे छोटा, कोई मीडियम में है, तो जितने तरह के साइज होते हैं उस तरीके से हम साइज का सेपरेशन करते हैं अलग अलग तरीके से। उसके बाद जो सीव्स विद वेरियस मेश साइजेस आर यूज, जो छलनी होती है, जो सीव्स होती है, वो अलग अलग जो उसकी मेश साइज होती है वो उसको इस्तेमाल किया जाता है। स्मॉलर पार्टिकल्स पास थ्रू द मेश वाइल लार्जर वंस आर रिटेन, यानी कि जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो पास हो जाते हैं मेश से, जो छलनी की जो मेश होती है वहाँ उससे जो है वो छोटे पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स पास हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो रुक जाते हैं, वो वहीं पर रिटेन हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो छोटे पार्टिकल्स, एक साइज के पार्टिकल्स होते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं एक तरफ, और बड़े पार्टिकल्स वहीं पर रह जाते हैं। प्रोसेस में इन्वॉल्व एजिटेशन, वाइब्रेशन और एयर क्लासिफिकेशन। ये एजिटेशन की वजह से होती है, मतलब जो जैसा सीज हो गया उसको हम हिला रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे घर पे जो है आटे को छाना जाता है, उस तरीके से जो छलनी होती है उसको एजिटेट किया जाता है, तो वो क्या होते हैं, नीचे जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स गिरने लगते हैं। या फिर वाइब्रेशन, वाइब्रेट करके भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका प्रोसेस होता है। या फिर एयर क्लासिफिकेशन की वजह से, जैसे जो साइक्लोन सेपरेटर होता है वो एयर क्लासिफिकेशन के बेस पर काम करता है। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ साइज सेपरेशन। नाउ क्या मेथड्स हैं साइज सेपरेशन के, कितने तरीके होते हैं साइज सेपरेशन करने का। सबसे पहला जो है वो सीविंग है। ठीक है, मोस्ट कॉमन मेथड यूजेस वायर मेश सीव्स, कहने की ज़्यादा मतलब बहुत ही कॉमन तरीका है ये है सीविंग करने का। ये जो मेश सीव्स होते हैं ना, जो वायर वाले मेश सीव्स होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है साइक्लोन सेपरेटर यूजेज एयर फ्लो टू सेपरेट पार्टिकल्स, यानी कि जो एयर फ्लो होती है, ठीक है, एयर फ्लो का इस्तेमाल करके हम पार्टिकल्स का सेपरेशन करते हैं, पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। किस में करते हैं, साइक्लोन सेपरेटर में। उसके बाद है एयर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वेट एंड एयर फ्लो, किसके बेस पर, जो उसका वेट होता है और जो उसके एयर फ्लो होते हैं उसके बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, एयर क्लासिफिकेशन। उसके बाद इल्यूट्रिएशन सेपरेशन बाय राइजिंग एयर और लिक्विड स्ट्रीम, जो राइजिंग एयर होती है या फिर जो लिक्विड स्ट्रीम होती है वो उसकी वजह से हम सेपरेट करते हैं जो भी पार्टिकल्स होते हैं। नाउ सेकंड हमारा है स्टैंडर्ड सीव एज पर इंडियन फार्माकोपिया। स्टैंडर्ड सीव जो छलनी होती है, जो स्टैंडर्ड छलनी होती है, जो फार्माकोपिया के अंदर उसके स्टैंडर्ड को प्रोवाइड किया जाता है, उसके मुताबिक जो भी सारी चीज़ें हैं वो पढ़ते हैं। कह रहे हैं स्टैंडर्ड सीज और मेटालिक और सिंथेटिक वायर मेश स्क्रीन्स विद यूनिफॉर्मली साइज्ड ओपनिंग्स यूज्ड इन साइज सेपरेशन टू क्लासिफाई पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज। जो स्टैंडर्ड सीज होती है वो मेटालिक होती है या फिर जो सिंथेटिक वायर मेश होते हैं, ठीक है, वो स्क्रीन के साथ जो है एक ही तरह के साइज़ की ओपनिंग होती है उसमें। ठीक है, जिस तरीके से छलनी होती है उसमें छेद रहता है, उसी तरीके से यूनिफॉर्म साइज़ होती है इस सीव की, स्टैंडर्ड सीव की। ये यूज़ किया जाता है साइज सेपरेशन के लिए, ताकि हम पाउडर्स और जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, उसके पार्टिकल के साइज़ के अकॉर्डिंग, जिस पार्टिकल्स में हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम पाउडर्स और ग्रेन्यूल्स को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग करते हैं। The Indian Pharmacopoeia defines specific standards for sieves used in pharmaceutical industry, यानी कि जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सीव्स छलनी का इस्तेमाल किया जाता है वो उसके स्टैंडर्ड, मतलब किस तरीके से कौन सी छलनी किस तरीके से इस्तेमाल करना है, पूरा डिटेल, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इंडियन फार्माकोपिया डिफाइन करता है, इंडियन फार्माकोपिया के अंदर मेंशन रहता है। पर्पज क्या है स्टैंडर्ड सीव्स का, कहने टू क्लासीफाई पाउडर्स बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, कहने की जो पाउडर्स होता है पार्टिकल साइज के बेस पर उसको क्लासीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सीव का इस्तेमाल करते हैं। टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन डोजेज फॉर्म, जिसे एक ही तरह का डोजेज फॉर्म बनाने के लिए, यूनिफॉर्म डोजेज फॉर्म को मेंटेन करने के लिए हम स्टैंडर्ड सीव का इस्तेमाल करते हैं। टू एंश्योर कंसिस्टेंसी इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जो कंसिस्टेंसी होती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में जो कंसिस्टेंसी होती है उसको इंश्योर करने के लिए, उसको यकीन दिलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। टू इम्प्रूव ओवर साइज और अंडर साइज, मतलब बड़े पार्टिकल्स या फिर छोटे पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सीव का इस्तेमाल करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, स्टैंडर्ड सीव का कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं किस तरीके से वो बना होता है। सबसे पहले जो सीव्स होती है वो कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर स्टेनलेस स्टील फ्रेम होता है, मतलब मीन्स वो सर्कल शेप में होती है और किससे बनी होती है, स्टेनलेस स्टील उसका फ्रेम होता है, सिर्फ उसका जो फ्रेम होता है किससे होता है, स्टेनलेस स्टील के से बना होता है।
उसके बाद जो मेश होता है, द मेश इज़ मेड फ्रॉम वॉवन वायर क्लॉथ, ठीक है, जो उसकी मेश मतलब जो जाली नुमा जो चीज़ होती है जो फ्रेम से जुड़ी होती है, जिसमें से हम पार्टिकल्स जो है नीचे जाते हैं, तो वो किससे बनी होती है, वो वायर से बनी होती है, ब्रास, ठीक है, ब्रास से, या फिर जो स्टेनलेस स्टील होते हैं इनसे बनी होती है यूजुअली। द नंबर एंड साइज ऑफ ओपनिंग्स आर स्टैंडर्डाइज, जो सीप के जो भी नंबर्स होते हैं या फिर जो भी उसकी साइज होती है, मतलब जो भी उसका छेद होता है, वो क्या होता है, वो बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड होता है। नाउ लास्ट पॉइंट, सीज आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मेश साइज व्हेन यूज्ड इन स्टैक्स। कह रहे हैं कि जो सीव्स होती है वो कैसे अरेंज होती है जब इस्तेमाल करना होता है। जो बड़े सीव्स होते हैं, जो बड़े मेश होते हैं वो ऊपर रहते हैं, और जो छोटे मेश रहते हैं वो नीचे की तरफ रहते हैं। इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको क्या किया जाता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको अरेंज किया जाता है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन एंड वर्किंग ऑफ मेम्ब्रेन एंड सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स। कह रहे कि जो फिल्ट्रेशन की थ्योरी है उसको डिस्क्राइब करिए, और जो मेम्ब्रेन और सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स है उसका क्या वर्किंग है, सारी चीज़ें डिस्क्राइब करिए। सबसे पहले फिल्ट्रेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। फिल्ट्रेशन होता क्या है? फिल्ट्रेशन इज द मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड और गैस यूजिंग अ फिल्टर मीडियम दैट अलाउज द फ्लूइड टू पास बट रिटेन्स द सॉलिड। करेंगे जो फिल्ट्रेशन होता है वो एक मैकेनिकल या फिर फिजिकल प्रोसेस होता है। ये भी सेपरेट करने के लिए, फिल्ट्रेशन भी सेपरेट करता है, ठीक है। किसको सेपरेट करता है? जैसे जो लिक्विड होती है या फिर जो गैस होती है उसमें जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उस सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हम किसी भी प्रोडक्ट का क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, ठीक है। यूजिंग अ फिल्टर मीडियम दैट अलाउज द फ्लूइड टू पास बट रिटेन्स द सॉलिड। यानी कि ऐसे फिल्टर मीडियम का इस्तेमाल करते हैं जो लिक्विड होती है वो तो पास हो जाती है, लेकिन जो पार्टिकल्स होते हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे फिल्टर का हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स रुक जाते हैं और नीचे से जो है कलेक्ट हो जाते हैं जो लिक्विड होती है, जो फ्लूइड होती है। उसके बाद थ्योरी, क्या थ्योरी है फिल्ट्रेशन की? फिल्ट्रेशन ऑपरेट्स बेस्ड ऑन टू मेन प्रिंसिपल। दो मेन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग के बेस्ड पर जो फिल्ट्रेशन होता है वो ऑपरेट किया जाता है। सबसे पहले सरफेस फिल्ट्रेशन, ठीक है। सरफेस फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल्स आर रिटेन्ड ऑन द सरफेस ऑफ द फिल्टर मीडियम। जो फिल्टर होता है उसका जो भी सरफेस होता है उस पर सॉलिड पार्टिकल्स रुक जाते हैं और नीचे से जो है वो फ्लूइड जो लिक्विड होती है वो नीचे से पास हो जाते हैं। ये ज़्यादातर मेम्ब्रेन फिल्टर में किया जाता है और ये जो है सीव की तरह एक्ट करता है। ना दूसरा है डेप्थ फिल्ट्रेशन, जो गहराई मतलब गहराई वाला जो फिल्ट्रेशन होता है उसमें भी फिल्टर किया जाता है उसको लिक्विड को। कहने कि पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड विद इन द डेप्थ ऑफ द फिल्टर मटेरियल। जो फिल्टर होता है उसके डेप्थ में, उसके गहराई में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो फंस जाते हैं। और ये सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स में ज़्यादातर, और जो कॉटन फिल्टर्स होते हैं उसमें ज़्यादातर ऐसे डेप्थ फिल्ट्रेशन होते हैं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिल्ट्रेशन, इसमें जो फैक्टर्स अफेक्टिंग होती है फिल्ट्रेशन का उसके में क्या कह रहे हैं, सबसे पहले फैक्टर और उसका इफेक्ट देख लेते हैं। पहली पॉइंट में पोर साइज ऑफ फिल्टर, ठीक है। अलग अलग साइज होती है फिल्टर की, जैसे कंट्रोल द साइज ऑफ पार्टिकल्स रिटेन। जैसे छोटा जो साइज होती है फिल्टर का तो वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा फिल्टर करता है, और जो बड़े साइज होते हैं फिल्टर्स के वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा फिल्टर नहीं कर पाता। उसमें से जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी साथ में फ्लूइड के साथ क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। तो वही है, साइज पार्टिकल्स को जो भी रिटेन करता है, ठीक है। बड़े और छोटे साइज में होते हैं सारी चीज़ें। प्रेशर अप्लाइड इंक्रीज फिल्ट्रेशन रेट। जब उस पर प्रेशर किया जाता है तो जो फिल्ट्रेशन रेट होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। अगर उस पार्टिकल्स पर, उस जो भी प्रोडक्ट है उस पर हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को अप्लाई कर रहे हैं, तो जो फिल्ट्रेशन रेट है मतलब ज़्यादा फिल्टर होने लगेगा, जो फिल्ट्रेशन रेट है वो बढ़ जाएगा। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड का मतलब थिकनेस होता है, जो वो गाढ़ा होता है फ्लूइड, उसमें क्या होता है कि अगर हाई विस्कोसिटी है, वो फ्लूइड जो है वो गाढ़ा है, तो फिल्टर क्या होगा, बहुत ही स्लो होगा, बहुत ही धीरे फिल्टर होगा उसका। टेम्परेचर की बात कर ले, वार्म फ्लूइड्स फिल्टर फास्टर। कहने की अगर टेम्परेचर हाई है उसका, उस प्रोडक्ट का, तो क्या होगा, वो फिल्टर क्या होगा, जल्दी होगा फिल्टर, ठीक है, फास्ट फिल्टर होगा। सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर, ठीक है, लार्ज एरिया होगा तो ज़्यादा जल्दी फिल्ट्रेशन होगा। उसके बाद है वर्किंग ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर। जो पहला हमारा है मेम्ब्रेन फिल्टर और दूसरा हमारा था सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। पहले एक बात कर लेते हैं कि क्या वर्किंग होता है मेम्ब्रेन फिल्टर का।
लिक्विड इज पास्ड थ्रू द मेम्ब्रेन यूजिंग वैक्यूम और प्रेशर, कहने की जो लिक्विड होती है वो मेम्ब्रेन फिल्टर से गुजरती है, किसके इस्तेमाल किसकी वजह से, वैक्यूम की वजह से और प्रेशर की वजह से जो लिक्विड होती है वो मेम्ब्रेन के थ्रू पास होती है। उसके बाद जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स लार्जर देन द पोर साइज आर रिटेन, करें कि जो फिल्टर की जो साइज होती है, जो पोर साइज होती है, उससे अगर पार्टिकल्स बड़े हैं, उससे लार्ज हैं, तो क्या होते हैं, वो रुक जाते हैं, वहीं पर सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद क्लियर फिल्ट्रेट इज कलेक्टेड बिलो, और जो फिल्ट्रेट होते हैं, जो फिल्टर होने के बाद जो भी फ्लूइड होती है वो कलेक्ट हो जाती है नीचे, और ये स्टेराइल फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आई ड्रॉप्स हो गया, और इंजेक्शन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमारा है वर्किंग ऑफ सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स, जो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर है उसका क्या वर्किंग है वो भी देख लेते हैं। करें कि लिक्विड इज पोर्ड इनटू अ फनल फिटेड विद सिंटर्ड ग्लास डिस्क, करें कि जो लिक्विड होती है वो फनल मतलब जो सिंटर्ड के साथ जो फनल फिट होती है उसके थ्रू जो है वो लिक्विड पोर जो होती है वो क्या होती है, गुजरती है। और दूसरी पॉइंट में कह रहे हैं ग्रेविटी और वैक्यूम पुल्स द लिक्विड थ्रू द पोर्स, कह रहे हैं कि जो ग्रेविटी की वजह से या फिर वैक्यूम की वजह से जो नीचे की तरफ जो होते हैं वो पुल्स हो जाते हैं, ठीक है, वो खींचे चले आते हैं, मतलब फिल्टर होता चला आता है उसके अंदर। उसके बाद है सॉलिड पार्टिकल्स आर रिटेन इनसाइड द ग्लास पोर, उस तरीके से नीचे की तरफ फ्लूइड हो जाता है, और क्या होते हैं जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो ग्लास पोर्स के अंदर ही क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, रिटेन हो जाते हैं। यूज्ड फॉर क्लैरिफिकेशन, उस प्रोडक्ट के क्लैरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो फाइन प्रेसिपिटेट्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम सिंटर्ड ग्लास फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। Now question number 9, explain the working and advantages of fluidized bed dryer and freeze drying, करें कि जो फ्लूइडाइज जो FBD और जो फ्रीज ड्राइंग होता है उसका क्या वर्किंग है, किस तरीके से वो वर्क करता है और उसका एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर की बात करते हैं, कहने की वर्किंग क्या है उसका वो देख लेते हैं पहले। कहने की मटेरियल इज लोडेड इन ऑन टू द परफोरेटेड बॉटम प्लेट, कहने की यहाँ से ये आप लोग देख सकते हैं ये इनलेट होता है, ठीक है, यहाँ से जो भी मटेरियल्स होते हैं उसको अंदर की तरफ क्या करते हैं, डालते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी मटेरियल्स होते हैं। उसके बाद हीटेड एयर इज इंट्रोड्यूस थ्रू द बॉटम, और यहाँ से ये आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ से क्या होता है, जो हॉट एयर होती है उसको क्या किए जाते हैं, उसको प्रोड्यूस किया जाता है उस मटेरियल के लिए। तीसरी पॉइंट में कह रहे हैं द एयर लिफ्ट्स एंड फ्लूइडाइज द पार्टिकल्स दे बिहेव लाइक अ बॉइलिंग लिक्विड्स, कहने की जो एयर होती है फ्लूइडाइज्ड पार्टिकल्स के साथ इस तरीके से बिहेव करता है जैसे जो भी फ्लूइडाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं वो बॉइलिंग होते हैं, जैसे बॉइलिंग लिक्विड जैसे बॉइलिंग करती है उस तरीके से वो बिहेव करने लगते हैं, उस तरीके से जो फ्लूइडाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं वो बिहेव करने लगते हैं। उसके बाद है मॉइस्चर इज एवापोरेटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ पार्टिकल्स, कहने की जो भी पार्टिकल्स के ऊपर जो भी मॉइस्चर है उस चीज़ को वो क्या करते हैं, एवापोरेट कर देते हैं। कौन करता है, फ्लूइडाइज्ड पार्टिकल्स करते हैं। उसके बाद ड्राई एयर कैरीज मॉइस्चर अवे वाया एग्जॉस्ट के थ्रू जो भी ड्राई एयर होते हैं, जो भी मॉइस्चर होते हैं वो कहाँ निकल जाते हैं, एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, और ड्राई पाउडर्स ग्रेन्यूल्स वो कलेक्ट हो जाते हैं। मतलब यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो इनलेट होता है, ठीक है, हाँ, ये क्या होता है, ये इनलेट से हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी मटेरियल्स होता है उसको यहाँ पर डालते हैं, उसके बाद जो ये फ्लूइडाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसके साथ मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ से नीचे से हम गर्म हवा को, हीट को प्रोड्यूस करते हैं, और ये जब हीट होता है ये कैसे बिहेव करने लगता है, ये जैसे लिक्विड बॉयल नहीं हो जाती है उस तरीके से ये बिहेव करता है। उसके बाद जो मॉइस्चर, उस पर जो पार्टिकल्स पर मॉइस्चर रहते हैं वो इवापोरेट होने लगते हैं, वो भाप में कन्वर्ट होके ऊपर की तरफ जाते हैं, और जो एग्जॉस्टेड होता है इस तरीके से यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, और इधर ऊपर की तरफ से क्या हो जाता है, ये जो भी एवापोरेटेड होता है वो क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं बाहर की तरफ, और जो ग्रेन्यूल्स होते हैं या फिर जो पाउडर्स होते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं आउटलेट से, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट आउटलेट होता है, यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से वर्किंग होता है जो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं क्या एडवांटेज है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का। सबसे पहले ये फास्ट ड्राई करता है किसी भी चीज़ को, किसकी वजह से, उसके जो लार्ज सरफेस एरिया होता है उसकी वजह से बहुत जल्दी ये ड्राई करता है। यूनिफॉर्म ड्राइंग ऑफ ऑल पार्टिकल्स, मतलब यूनिफॉर्म की तरह वो क्या करते हैं, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसको सुखाते हैं। उसके बाद सूटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल, जो हीट सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं उनके लिए बहुत ही सूटेबल होते हैं।
एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस होता है, आसानी से इसको क्लीन कर सकते हैं और ऑपरेट भी कर सकते हैं। स्केलेबल फ्रॉम द लैब टू इंडस्ट्रियल यूज़, यानी कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही सही, मतलब बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसानी से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इंडस्ट्री में। नाउ सेकंड, फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग का जो वर्किंग होता है उसको देख लेते हैं। कह रहे हैं कि जो सबसे पहले हम फ्रीज करते हैं जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं। कह रहे हैं प्रोडक्ट इज फ्रोजन बिलो इट्स एटोटिक पॉइंट -40 डिग्री सेल्सियस और लोअर। कह रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट होता है उसको हम फ्रीज करते हैं कितने टेम्परेचर पर, -40 डिग्री सेल्सियस पर या फिर उससे भी कम, मतलब -40 से लेकर -80 डिग्री के बीच में हम उस प्रोडक्ट को फ्रीज करते हैं, ठीक है, उसको ड्राई करने के लिए। अब इसका 2 स्टेप होता है, एक तो सब्लिमेशन जिसको हम प्राइमरी ड्राइंग कहते हैं, दूसरा है डिसॉर्प्शन जिसको सेकेंडरी ड्राइंग कहते हैं। जो प्राइमरी होता है उसमें क्या होता है, कह रहे हैं कि प्रेशर इज रिड्यूस्ड एंड हीट इज सप्लाइड सो दैट आइस सब्लिमेट्स। कह रहे हैं कि प्रेशर को कम किया जाता है और जो हीट होती है उसको सप्लाई की जाती है। पहले क्या होता है कि जो प्रेशर होता है उसको घटा दिया जाता है, उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, उसके बाद जो भी हीट होती है उसको प्रोड्यूस की जाती है, उसको सप्लाई की जाती है, जिसकी वजह से जो भी आइस होते हैं, जो भी बर्फ होते हैं वो पिघल जाते हैं, वो गैस के फॉर्म में बन जाते हैं, ठीक है। जो सेकेंडरी ड्राइंग है जिसको डिसॉर्प्शन कहते हैं, उसमें क्या होता है कि रिजाइडुअल जो वाटर होते हैं वो उसको रिमूव करने के लिए हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, मतलब जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर बचा है उसमें उस चीज़ को रिमूव करने के लिए उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाता है। तो ये है वर्किंग ऑफ फ्रीज ड्राइंग। इसका एडवांटेज भी देख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट में प्रिजर्व हीट सेंसिटिव मटेरियल्स, जो हीट सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्रीज ड्राइंग मेंटेन्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर एंड पोटेंसी, जो भी प्रोडक्ट का ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है या फिर उसकी जो भी पोटेंसी होती है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ड्राइंग प्रोसेस किया जाता है। इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट्स, जो भी शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी इंक्रीज होती है इसकी वजह से। और प्रोड्यूस, ये लाइट वेट, मतलब ड्राई होने के बाद जो भी उसमें मॉइस्चर रहता है पार्टिकल्स के सरफेस पर, तो वो जो मॉइस्चर है वो ड्राई होने के बाद जो भी प्रोडक्ट होता है वो लाइट वेट में हो जाता है पहले के मुकाबले, और पोरस ड्राई प्रोडक्ट, ठीक है, ये लाइट वेट में हो जाता है और जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो पोरस ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद है इजी रिकॉन्स्टिट्यूशन विद वाटर, कहने कि पानी के साथ आसानी से हम इसको डिजॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान हो जाता है। और ये वैक्सीन्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए, एंजाइम्स के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, इसका जो भी यूजेस हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन एंड क्लासीफाई एक्सट्रैक्शन मेथड्स, एक्सप्लेन इन डिटेल विद एप्लीकेशंस। कह रहे हैं कि जो एक्सट्रैक्शन मेथड होता है उसका क्या डेफिनेशन है, उसको डिफाइन कीजिए और उसको क्लासीफाई करिए, वो भी एप्लीकेशन के साथ। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। कह रहे हैं एक्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक एल्कोलाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, एसेंशियल ऑयल्स ETC फ्रॉम प्लांट एनिमल मटेरियल्स यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट्स। कह रहे हैं कि जो भी प्लांट्स होते हैं फिर जो भी एनिमल्स मटेरियल्स होते हैं उनमें से एक्सट्रैक्ट को निकालने के लिए, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, अल्कोलाइड्स को, ग्लाइकोसाइड्स को, एसेंशियल ऑयल्स को, इन सभी प्रोसेस को, मतलब जो एक्सट्रैक्ट करना होता है प्लांट और एनिमल्स के मटेरियल से, तो इन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। जो भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं प्लांट और एनिमल्स में उसको एक्सट्रैक्ट करना ही जो प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्ट करने का, उसको हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब कितने तरह के जो मेथड्स होते हैं एक्सट्रैक्शन के उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले मैसिरेशन हो गया, फिर परकोलेशन होता है, सॉक्सिलेट एक्सट्रैक्शन होता है, इन्फ्यूज़न होता है, डिकॉक्शन होता है, और यूएई अल्ट्रासाउंड असिस्टेड एक्सट्रैक्शन होता है, फिर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन होता है। तो आइए इन सभी के बारे में पॉइंट वाइज जो है हम पढ़ते हैं, सभी के बारे में एक एक करके। सबसे पहला हमारा है मैसिरेशन। मैसिरेशन जो एक्सट्रैक्शन मेथड्स होता है उसके बारे में देखते हैं, क्या इसका मेथड होता है और किस तरीके से इसका एप्लीकेशन होता है। इन दिस मेथड द पाउडर ड्रग इज सोक्ड इन अ सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली 3 to 7 days, देन फिल्टर। कहने की जो इस मेथड में जो पाउडर ड्रग होता है वो किस में सोक किया जाता है, किस में हम उसमें भिगाए रखते हैं, जो सॉल्वेंट होता है उसमें हम भिगाए रखते हैं, वो भी रूम टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर 3 से 7 दिन के लिए उसको भिगाना पड़ता है इस मेथड में, और उसके बाद हम फिल्टर कर देते हैं, ठीक है। जैसे जो भी पाउडर ड्रग होते हैं, ठीक है, पाउडर ड्रग को हम किस में करते हैं, सॉल्वेंट जो होता है उसमें हम भिगा देते हैं और नॉर्मल टेम्परेचर पर भिगाते हैं,
3 से 7 दिन के लिए, 3 से 7 दिन के बीच में उसको भिगाए हुए रखते हैं और उसके बाद हम उस चीज़ को फिल्टर कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस, ये जो मेथड होता है वो उसको हम कहते हैं मैसेरेशन। और बेसिकली जो है वो जो टिंक्चर्स होते हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए ऐसे मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। और जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जो प्लांट मटेरियल से निकलते हैं वो उसको इस्तेमाल, मतलब उसको प्रिपेयर करने के लिए, उसके इस्तेमाल के लिए हम क्या करते हैं, मैसेरेशन का इस्तेमाल करते हैं। Now second, percolation. In this method, the powder drug is packed in a percolator and solvent is passed slowly through it. The extract is collected at the bottom. कहने की इस मेथड में जो पाउडर ड्रग होता है वो एक परकोलेटर में पैक कर दिया जाता है, ठीक है। और जो सॉल्वेंट होते हैं वो धीरे धीरे उसको जो है उसमें से पास किया जाता है, मतलब उसमें जो पैक्ड पाउडर ड्रग होता है परकोलेटर में, उसमें जो है पास किया जाता है धीरे धीरे सॉल्वेंट को। फिर उसके बाद जो एक्सट्रैक्ट होते हैं जो कलेक्ट हो जाते हैं बॉटम पर, नीचे की तरफ जो है वो एक्सट्रैक्ट जो होते हैं वो धीरे धीरे कलेक्ट हो जाते हैं। और ये प्रिपेयर करने के लिए जो टिंक्चर्स और जो फ्लूइड एक्सट्रैक्ट्स होते हैं इनको क्या करने के लिए, इनको प्रिपेयर करने के लिए, इनको इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, परकोलेशन का इस्तेमाल करते हैं। नाउ थर्ड, सॉफ्ट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तीसरा जो मेथड है एक्सट्रैक्शन का उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले यूज्ड फॉर कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन यूजिंग अ सॉक्सलेट एपरेटस, यानी कि ये कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन जो सॉक्सलेट एपरेटस का इस्तेमाल करके हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द सॉल्वेंट इज रिपीटेडली वेपराइज्ड एंड कंडेंस्ड टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम कंपाउंड्स, यानी कि जो भी सॉल्वेंट होता है उसको हीट करके वेपराइज्ड किया जाता है और कंडेंस करके हम क्या करते हैं, कंडेंस करने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। उसके बाद जो भी कंपाउंड्स होते हैं उसको, मैक्सिमम कंपाउंड जो होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो इसका एप्लीकेशन है एक्सट्रैक्शन ऑफ फिक्स्ड ऑयल्स जो होते हैं, ठीक है, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एसेंशियल ऑयल्स और एल्कलॉइड्स को एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं। नाउ फॉर इन्फ्यूजन, जो चौथा तरीका है एक्सट्रैक्शन का उसके बारे में देख लेते हैं। फ्रेश प्लांट मटेरियल इज स्टीव्ड इन हॉट और बॉइलिंग वाटर फॉर अ शॉर्ट टाइम लाइक मेकिंग टी, कह रहे हैं कि जो फ्रेश प्लांट होते हैं, जो ताज़े जो प्लांट होते हैं उनको क्या किया जाता है, जो बॉइलिंग वाटर होता है, जो उबलता हुआ पानी होता है उसमें भिगाया जाता है कुछ समय के लिए, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, जिस तरीके से चाय को बनाया जाता है उसी तरीके से। उसके बाद उसको फिल्टर कर लिया जाता है, ठीक है। और इसको इस्तेमाल करते हैं डेलिकेट प्लांट पार्ट्स जैसे फ्लावर्स और लीव्स होता है ना, इसको इस्तेमाल किया जाता है इन प्रोसेस में, इन मेथड्स में। नाउ फिफ्थ, डिकॉक्शन। डिकॉक्शन में क्या होता है कि प्लांट मटेरियल्स आर बॉइल्ड इन वाटर फॉर अ स्पेसिफिक टाइम देन कूल्ड एंड फिल्टर, कह रहे हैं कि जो प्लांट मटेरियल्स होते हैं उसको बॉयल किया जाता है, ठीक है, वाटर में कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए। उसके बाद उसको ठंडा करने के बाद उसको फिल्टर कर लिया जाता है। और ज़्यादातर जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस होते हैं, उनमें उस प्रोसेस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डिकॉक्शन का जो एक्सट्रैक्शन मेथड है उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यही है हमारा आज का जो पार्ट 2 है जिसमें हमने टोटल 5 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है लॉन्ग 20 क्वेश्चंस में, ठीक है। अभी भी हमारे 10 क्वेश्चंस बच रहे हैं जो आने वाले पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस क्वेश्चन का डिटेल नोट्स आपको PDF में चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन वार्म फार्मेसी को डाउनलोड कीजिए, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा। इसमें आपको जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किया गया है और टॉप 30 क्वेश्चन आंसर के साथ प्रोवाइड किया गया है, टॉप 20 क्वेश्चन वो भी आंसर के साथ, और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किया गया है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हर सब्जेक्ट के, वो भी डिस्कशन उसका है और उसके आंसर के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर भी इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं और मॉडल पेपर प्रैक्टिस भी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। चाहे वो D.Pharm फर्स्ट ईयर वाले हों या फिर D.Pharm सेकेंड ईयर वालों के लिए भी हर सब्जेक्ट का ये सारी चीज़ें फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है हमारे एप्लीकेशन पर। और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं warmpharmacy.in पर, और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं वार्म फार्मेसी को, और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जो भी हमने डिस्कस किया उसको अच्छे से आप अच्छे से पढ़िए, उसको रिवीजन करिए, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।